Hello student, I am your chemistry faculty Abhilash Patel from Exugrid Academy. Today we have solved special paper for March 2024 और ये आपके जो बोर्ड का पेपर आएगा केमिस्ट्री में इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके अंदर एमसीक्यूज है. तो लेट्स स्टार्ट. We have start our first MCQ. The solution of 1 gram urea boiled at 100.25 degrees Celsius. At what temperature the same volume solution of 3 gram glucose will boil? तो यहाँ पे हमें ग्लूकोज कितने टेम्परेचर पर बॉईल होगा वो फाइंड आउट करना है, यानी बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूलाज मालूम है कि हमें सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना होता है, और कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं. तो हम सबसे पहले यहाँ पे मोल ऑफ यूरिया एंड मोल ऑफ ग्लूकोज फाइंड आउट करेंगे. तो मोल ऑफ यूरिया, तो मोल का फॉर्मूला क्या है वो आपको मालूम है. मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो यहाँ पे आपको मोल ऑफ यूरिया जब फाइंड करना है तो मोल एन है यूरिया का, तो आएगा 1 ग्राम ऑफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 एंड यूरिया का मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल. देन ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के लिए, ये ग्लूकोज का मोल फाइंड करने के लिए हमें ग्लूकोज भी कितने ग्राम है तो 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का मोलर मास है वो आपको मालूम होना चाहिए. ग्लूकोज का मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल. तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा 1/60. 3 6 18 होता है तो 1/60, यानी यहाँ पे दोनों के मोल जो है वो क्या है सेम है. तो दोनों के मोल सेम होंगे तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम आएगा. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेम आएगा तो सीधी बात है कि कॉन्सेंट्रेशन जब सेम आता है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जब सेम आएगा तो यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम रहेगा. यानी यहाँ पे आपका जो यूरिया का बॉइलिंग पॉइंट है 100.25 डिग्री सेल्सियस, वही बॉइलिंग पॉइंट हमारा ग्लूकोज के लिए रहेगा. तो हमारा आंसर है 100.25 डिग्री सेल्सियस. देन नेक्स्ट देखेंगे, which method used to remove salt from sea water. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. सॉल्ट वाटर में जो होता है, सॉल्ट होता है, सी वाटर में सॉल्ट होता है, तो वहां पे हमें प्योरिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. तो ये जो सेकंड नंबर का हमारा जो एमसीक्यू है उसका आंसर आएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, RO. ओके. देन थर्ड एमसीक्यू स्टूडेंट, which of the following aqueous solution will have the boiling point 102.2 degree Celsius? The molar elevation constant for water is 2.2 Kelvin किलोग्राम मोल इनवर्स. यानी यहाँ पे हमें दिया हुआ है केबी, केबी हमें दिया हुआ है 2.2. यहाँ पे हमें 102.2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट. तो ये एक्वायस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हमें डेल्टा टीबी फाइंड करना है. तो हम यहाँ पे आपको 102.2 डिग्री दिया हुआ है माइनस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है 100 डिग्री, और ये इंक्रीज होके हो गया है 102.2 डिग्री. तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 2.2, तो डेल्टा टीबी हमें मिलेगा 2.2. यहाँ पे हम अभी जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला है हमारा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम मोलालिटी. तो देखो यहाँ पे जो चारों एमसीक्यू हमें दिए गए हैं सब में मोलालिटी कितना है 1 मोलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे. और आई को फाइंड करना है हमें, तो आई बराबर मुझे फाइंड करना है तो डेल्टा टीबी का वैल्यू ले लेंगे हम 2.2. देन केबी नीचे आएगा तो केबी का वैल्यू भी है 2.2 एंड यहाँ पे एम बराबर हमको दिया है 1 दिया हुआ है. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2.2 कट हो जाएगा 2.2 कट, तो आई बराबर हमारे लिए आंसर क्या आएगा 1. तो यहाँ पे आई बराबर जो 1 आता है वो किसके लिए है, ये देखो यहाँ पे NaCl डिसएसोसिएशन होगा तो कितने आयंस मिलेंगे 2 आयंस मिलेंगे. तो इसका आई बराबर क्या आएगा 2 आएगा. इसका आई देखेंगे NaCl तो 2 आएगा. CH3COOH में भी आई का वैल्यू हमारा 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे भी डिसएसोसिएशन होगा माइनस एंड प्लस, पर ग्लूकोज का डिसएसोसिएशन नहीं होने वाला है, यानी आई बराबर 1 किसके लिए होगा ग्लूकोज, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा ग्लूकोज रहेगा. ओके. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द सॉल्यूशन ऑफ 6.8 ग्राम
नॉन आयोनिक सब्सटेंस इन 100 ग्राम वाटर। तो देखो पहले तो 6.8 ग्राम नॉन आयोनिक सब्सटेंस है, देन 100 ग्राम वाटर है, यानी हमें जो सॉल्यूशन बनाना है वो वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाना है, ये पहले हमें समझ में आ जाना चाहिए। देन आगे दिया हुआ है कि फ्रीज कितने टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, तो -0.93 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है। What is the molar mass of unknown substance? तो मोलर मास मुझे फाइंड करना है, हमारे पास वैल्यूज क्या है वो देखो। सबसे पहले मेरे पास है वैल्यू Kf की वैल्यू है, Kf बराबर है 1.86। देन मेरे पास है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लो हो गया है -0.93, यानी मुझे दिया गया है यहाँ पे इतना वाटर फ्रीज्ड एट, यानी डेल्टा Tf दिया हुआ है 0.93 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। केल्विन में लो या सेल्सियस में लो इक्वल होता है इतने, क्योंकि देखो यहाँ पे डेल्टा टीएफ क्या आएगा 0 - 0.93, तो 0 - 0.93 कैसे नहीं समझ में आता है, तो एक बार समझा देता हूं वो भी मैं। कि डेल्टा टीएफ फाइंड करना है तो आपके पास वाटर के लिए आपको मालूम है कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या है 0 माइनस आपको कितना कम हो रहा है, तो -0.93, तो 0 में से 0.93 आप माइनस करोगे, ये वैल्यू माइनस है, तो आपका डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या आएगा 0.93। तो ये आपका हो गया केएफ का वैल्यू, डेल्टा टीएफ का वैल्यू। देन आपको यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है, किसका ग्राम दिया हुआ है, नॉन आयोनिक सब्सटेंस जो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का वेट हम लिखते हैं W2 से, तो सॉल्यूट इज इक्वल टू 6.8। देन हमें सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेट यानी W1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको दिया है 100 ग्राम, तो ये 6.8 ग्राम, ये 100 ग्राम। अभी हमें मोलर मास फाइंड करना है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला आपको मालूम है, उसके ऊपर से मोलर मास का फॉर्मूला जो हम बनाते हैं, तो मोलर मास सॉल्यूट का होता है तो हम M2 लिखेंगे, सॉल्यूट के लिए M2 लिखेंगे, तो मोलर मास का फॉर्मूला हमारा रहेगा KF इंटू W2 इंटू 1000, नीचे आएगा डेल्टा TF इंटू W1। ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा यहाँ पे मोलर मास फाइंड करने के लिए। अभी आप इसमें वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे सब, आप जैसे ही इसमें वैल्यूज पुट डाउन करोगे आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, और वो आंसर मिलेगा 136। तो मोलर मास आपका आएगा 136 ग्राम पर मोल। आपके पास सभी वैल्यू है, KF की जगह 1.86, W2 आपका 6.8 into 1000, देन डेल्टा TF का वैल्यू रखना है 0.93 एंड W1 आपके पास है 100 ग्राम। तो ये वैल्यूज आप रख देंगे, आपको सीधा आंसर मिलेगा 136 ग्राम पर मोल। चलो बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू जो दिया हुआ है ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसी का है सॉल्यूशन का ये। व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% W/V। सबसे पहले तो इसके ऊपर से हमें दो चीज मिल जाती है, वो समझाता हूं। व्हाट विल द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी हमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है, पाइप फाइंड करना है, शुगर सॉल्यूशन ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम 5 डिग्री जो 5% W/V जो दिया हुआ है उसकी बात करेंगे। तो 5% W/V का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है 5 ग्राम आपके पास शुगर है, शुगर है आपके पास 5 ग्राम, और वो W/V दिया है, यानी आपके पास 100 ml आपके पास सॉल्यूशन है। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व है। 5% W/V का मतलब ये होता है। देन आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये मुझे शुगर का मास मिल गया, सॉल्यूशन का मुझे मिल गया, क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया हमारा। देन टेम्परेचर दिया हुआ है 150 डिग्री सेल्सियस। अभी हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो आपको मालूम होना चाहिए। पाई बराबर है फॉर्मूला CRT। C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन जगह आप रख सकते हो N/V, एंड यहाँ पे N/V, देन यहाँ पे रख दो R and T। यहाँ पे N/V into RT, तो N यानी आपका क्या होगा, मोल होगा। तो यहाँ पे अभी भी आगे हम थोड़ा जाएंगे, तो मोल का फॉर्मूला है W बाय होता है मॉलिक्यूलर वेट, MW लिखेंगे। देन नीचे वॉल्यूम तो है ही, और ऊपर आएगा R वैल्यू
एंड यहाँ पे R का वैल्यू आएगा, देन T का वैल्यू आएगा। चलो W हमारे पास है शुगर के लिए 5 ग्राम दिया हुआ है, देन R का वैल्यू है 0.082 इनटू टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 423 केल्विन, 423 केल्विन। देन MW शुगर यानी C12H22O11, शुगर यानी सुक्रोज, सुक्रोज का मोलर मास है 342 एंड यहाँ पे वॉल्यूम हमें लीटर में लेना है, तो 100 ml का मतलब होता है 0.1, 100/1000 करो, 100/1000 करोगे तो आंसर आएगा लीटर में 0.1। तो ये वैल्यूज है पुट डाउन, और ये वैल्यू जो है आप कैलकुलेट करोगे तो तो आपका आंसर मिलेगा 5.7, ये आपका आंसर आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 5.7। ओके, चलो तो नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखेंगे अभी। चलो क्या फाइंड आउट कर रहा है वो देखो। सबसे पहले द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.2। चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 0.2, एट दैट टाइम द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज 10 mm। जब आपका वेपर प्रेशर 10 mm डिक्रीज हुआ तब सॉल्यूट का जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन जो है वो 0.2 है। इफ द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज 20 mm, अभी समझो वेपर प्रेशर और भी डिक्रीज कर दिया 20 mm, then what will be the mole fraction of solute। यहाँ पे प्रेशर और मोल फ्रैक्शन की बात है, जब प्रेशर के साथ मोल फ्रैक्शन आता है तो हमें याद करना चाहिए राउल्स का लॉ, बराबर। तो राउल्स लॉ का यहाँ पे यूज होता है, राउल्स का जो फॉर्मूला है इसका यूज होगा जहां पे मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर दोनों पे वहां पे दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या है वो समझो। तो हमारा फॉर्मूला है P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू, आपको मोल फ्रैक्शन मालूम हो जाए, x इक्वल टू मोल फ्रैक्शन आता है तो ये x आएगा। चलो P1 नॉट माइनस P का मतलब होता है डेल्टा P, नीचे आएगा P0 है इज इक्वल टू आपका x जो है वो आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया डेल्टा P यानी P1 नॉट माइनस P। हम कई जगह P1 नॉट भी लिखा हुआ होता है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला मिला डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू 0.2। चलो डेल्टा P हमारा शुरुआत में कितना दिया हुआ है डेल्टा P, तो कितना चेंज हुआ है, डिक्रीज कितना किया हमने, डिक्रीज किया यानी इतना चेंज किया, तो डेल्टा P का मतलब होता है चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर हमारा कितना है 10 है, देन यहाँ पे लिखेंगे P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन तब कितना है 0.2। जब आपका 10 mm जितना प्रेशर डिक्रीज होता है तब आपका जो ये प्रेशर सॉरी मोल फ्रैक्शन है वो 0.2 है। तो मुझे P0 फाइंड करना है, तो P0 इज इक्वल टू आएगा 10/0.2 आएगा यहाँ पे। तो 10/0.2 करेंगे हम तो हमारा आंसर P0 का जो है वो मिलेगा हमें 50। तो हमारे पास अभी P0 है 50 mm, तो P0 मिल गया कि भी हाँ इतना होना चाहिए। अभी हम 20 जब किया जाएगा तब कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे, मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हम कितना डिक्रीज कर रहे हैं 20 mm, तो डेल्टा P मेरे पास है 20। अभी ये जो दूसरा सेंटेंस है वो देखेंगे, तब P0 हमें मिल गया, P0 कितना है हमारा 50, तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, तो 20 डिवाइड आपको क्या करना है 50 करना है, तो 20 डिवाइड 50 करोगे आपका आंसर आएगा 0.4। तो आपका यहाँ पे ये जो B है वो करेक्ट आंसर है, आपका आएगा 0.4। तो आप ये भी बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है, ये भी सॉल्यूशन के लिए ही था। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे एमसीक्यू 7 नंबर एमसीक्यू, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर NaCl। चलो पहले तो आपका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन यानी C दिया हुआ है या मोलारिटी दी हुई है ऐसे बोल सकते हैं, तो M दिया हुआ है। मुझे पहले वैल्यूज लिखनी चाहिए पहले कि भाई क्या क्या वैल्यू हमारे पास है। चलो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमें दिया हुआ है 1.06 into 10⁻²। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब है यहाँ पे मुझे दिया हुआ है ये कंडक्टिविटी K दिया हुआ है 1.06 into 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देन मुझे दिया हुआ है देन व्हाट इज इट्स मोलर कंडक्टिविटी इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। तो हमारे पास ये यूनिट के लिए हमें फाइंड आउट करने के लिए हमारा मोलर कंडक्टिविटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा m से,
तो इसका फॉर्मूला है K इंटू 1000 अपॉन C लिखो या फिर आप M भी लिख सकते हो। बस इसमें वैल्यू पुट डाउन करनी है 1.06 इंटू 10⁻²। आपको यहाँ पे पुट डाउन करना है इंटू 1000 करना है, नीचे M इज इक्वल टू आपको लिख देना है 0.1। आपका आंसर सीधा मिल जाएगा, आपको ये पहला वाला आंसर आपका आ जाएगा। सिर्फ आपको वैल्यूज इसके अंदर पुट डाउन करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखेंगे, इफ इनॉट सेल। चलो अभी फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू खत्म हुए, अभी सेकंड चैप्टर का एमसीक्यू जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके एमसीक्यू शुरू हो रहा है। इफ इनॉट सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपको इनॉट सेल दिया हुआ है 1.1 वोल्ट फॉर प्रोसेसिंग फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, देन व्हाट इज ई सेल, आपको ई सेल फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको ये दिया गया है ZnCu+2 Zn+2, तो आपको पहले नर्स इक्वेशन बनाना पड़ेगा और वो नर्स इक्वेशन के अंदर आपको वैल्यूज पुट डाउन करनी है, और वो वैल्यूज पुट डाउन करेंगे तो हमारा नर्स इक्वेशन क्या बनेगा। तो देखो ई सेल इज इक्वल टू, नर्स इक्वेशन है इनॉट सेल माइनस 0.059 बाय n, या 592 बाय n भी लिख सकते हैं, 0.0592 बाय n। देन लिखेंगे लॉग, चलो ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा वो पता होना चाहिए, एनोड अपॉन कैथोड। तो एनोड कौन है हमारा, Zn में से Zn+2, यानी वो हमारा एनोड है, तो यहाँ पे लिखेंगे Zn बराबर Zn+2 हमारे लिए है, एंड नीचे आएगा Cu+2 हमारा कैथोड। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन इनॉट सेल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मैं थोड़ा वैल्यूज पुट डाउन करूंगा, 1.1 माइनस 0.0592 बाय n। n का मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। देखो Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी n बराबर आएगा यहाँ पे 2। देन Zn की बात करें तो Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है मुझे 1 मोलर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। नीचे Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर, तो यहाँ पे आएगा 0.1। तो चलो इसका देखते हैं, 1.1 माइनस 0.0592 बाई 2 करेंगे तो वहां पे मिलेगा 0.0296, और 1 बाय 0.1 करेंगे तो आंसर आएगा log 10। आपको मालूम होना चाहिए log 10 का आंसर क्या आएगा, log 10 का आंसर आता है 1, 0.0296 log 10 इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी 1.1 में से आप 0.0296 को माइनस कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा 1.07। तो आपका आंसर आएगा 1.07, सी जो है वो आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन आप भी अपने आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के अंदर 40 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम इज प्रोड्यूस इन 2 आवर्स। इसके अंदर हाँ चलो 40 किलोग्राम कैल्शियम हम 2 आवर्स में बना लेते हैं, सिर्फ 2 आवर्स में। If capacity of flow of current is 50%, तो वहां पे जो कैपेसिटी है करंट फ्लो की वो 50% है, ओके। Then how much aluminium can be obtained by passing same current for 2 hours? तो आप 2 आवर्स के अंदर सेम करंट से कितना एल्यूमिनियम आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में ऐसा कोई भी एमसीक्यू आए, ये बोर्ड के लिए है या अदर कोई एग्जाम है उसके अंदर जब आता है ये एमसीक्यू, ऐसे एमसीक्यू आते हैं, तो आपको क्या करना है वो समझ लो। तो आपको मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, वो सीधा वो यूज कर लेना, तो वो यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा कोई भी एमसीक्यू आता है तो आपको वो यूज करना है। तो मेरा पास एमसीक्यू जो है, आपके पास वैल्यू किसका दिया हुआ है, Ca का, कैल्शियम का वैल्यू दिया है, तो आपको ये वाला एमसीक्यू यूज करना है। वेट ऑफ कैल्शियम, नीचे इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम लिखना है। इक्विवेलेंट साइड आपको मालूम होगा, यहाँ पे लिखना है WAL और नीचे लिखना है आपको E, यानी इक्विवेलेंट ऑफ किसका है, AL का। तो देखो कैसे फाइंड आउट करें, WCA आपके पास है, ECA का मतलब क्या होता है, तो CA का इक्विवेलेंट जो फाइंड करना है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है मोलर मास अपॉन उसका वैलेंसी, उसका जो वैलेंसी रहेगा। तो CA का वैलेंसी कितना आता है, +2। CA का आपको मालूम है मोलर मास अपॉन वैलेंसी, तो मोलर मास कितना है CA का, 40 डिवाइड 2 करना है। मोलर मास है 40 डिवाइड क्या करना है, वैलेंसी। CA कैसा होता है, +2, तो 40 डिवाइड 2 कर दो आप, तो क्या मिलेगा 20, तो ECA आएगा 20। चलो एल्यूमिनियम क्या होता है, +3 होता है, उसका क्या है 27, मोलर मास है 27, वैलेंसी उसका क्या रहता है +3, तो 27/3 करोगे आंसर क्या आएगा, 9 आंसर आएगा।
तो एल्यूमिनियम के लिए 9 आएगा। कैसे, फिर से बोल रहा हूं, E फाइंड करना है, इक्विवेलेंट फाइंड करना है, मोलर मास अपन आपको क्या लेना है, उसका वैलेंसी लेना है। वैलेंसी +3 है, 27/9, और यहाँ पे आएगा 40/+2 होता है तो 40/2 आएगा, तो 20 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। चलो WAL हमें फाइंड करना है। चलो यहाँ पे WCA, तो WCA हमें दिया हुआ है 40, यहाँ पे दिया हुआ 40। ECA मैंने आपको कैलकुलेट करके बस सिखाया कि भी वो 20 आएगा। इज इक्वल टू WAL मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे WAL, यहाँ पे EL मैंने आपको बताया 9 है, 9 ऊपर ले लो, 9 4 जा 360, बाय क्या आएगा 20 आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा सिर्फ WAL, तो इसका आंसर आएगा 0 0 कट हो जाएगा, 18 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा 18 किलोग्राम। तो ये आपका आंसर रहेगा 18 किलोग्राम। आप 2 आवर्स के लिए इतना ही करंट पास करोगे तो आपको एल्यूमिनियम 18 ग्राम यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका 9 नंबर का एमसीक्यू। ये फॉर्मूला याद रखना, ऐसा कोई भी एमसीक्यू है सीधा इससे फाइंड आउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, how much mole of oxidizing agent are reduced by complete reaction of 63.5 ग्राम ऑफ Cu। कंप्लीट आपको इसका रिड्यूस करना है, इसको कॉपर को किससे रिड्यूस करना है, HNO3 से। तो आपके कितने मोल HNO3 के यूज होंगे वो आपको देखना है। यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर दिया हुआ है 63.5 ग्राम। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेता हूं कि मेरे पास कॉपर है, इसको ऑक्सीडाइज करना है, बराबर, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, चलो प्लस यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन है मेरा, HNO3 के साथ रिएक्शन है। तो आपको मालूम है कि जब मेटल का रिएक्शन जब कोई भी एसिड के साथ होता है तो एक तो बनता है सॉल्ट। तो यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बनेगा, CuNO3 ट्वाइस बनेगा, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो CuNO3 ट्वाइस बनेगा, तो यहाँ पे मुझे HNO3 कितना लेना पड़ेगा, 2। चलो तो ये कितना यूज हुआ, कॉपर कितना यूज हुआ है, 1 मोल कॉपर। तो ये कितना यूज हुआ हमारा, 2 मोल। चलो 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब होता है उसका एटॉमिक वेट जितना मास। तो इसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 63.5 ग्राम मोल इनवर्स। तो यानी हमें 63.5 ग्राम कॉपर को यहाँ पे पूरा ऑक्सीडाइज करना है। Cu में से Cu+2 बन गया, पूरा ऑक्सीडाइज करना है। तो मुझे कितने मोल चाहिए इसके, HNO3 के 2 मोल। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा C, ये आंसर आएगा 2 मोल। आपको कॉपर के 1 मोल कॉपर का मतलब होता है 63.5 ग्राम। तो 63.5 ग्राम कॉपर को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है, तो 2 मोल ऑफ HNO3 आपको रिक्वायर रहेंगे। तो ये हो गया आपका 10 नंबर का एमसीक्यू। देन नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी पेस्ट यूज्ड इन मर्क्यूरी सेल। तो आपके जो सेल वाला जो पूरा डिवीजन लास्ट में दिया हुआ है सेकंड चैप्टर में, उसमें से एक क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत इजी आपको आना चाहिए। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी पेस्ट यूज्ड इन मर्क्यूरी सेल। तो आपको मालूम है कि हम यूज करते हैं KOH, एंड पेस्ट किसका यूज करते हैं, KOH एंड ZNO का पेस्ट मर्क्यूरी सेल के अंदर हम यूज करते हैं। तो वो आपको इजीली मालूम होगा। तो ये तो एक थियरी जैसा क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इलेक्ट्रोड इज रिएक्टिव। तो देखो इलेक्ट्रोड में अलग अलग टाइप्स हमने सिखाए हैं। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक एक्टिव और एक इनर्ट होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए ग्रेफाइट, कार्बन एंड प्लेटिनम, ये तीनों जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो आपका जो एक्टिव रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है वो कौन रहेगा, यहाँ पे सिल्वर। बराबर, आप सिल्वर कोई भी सेल में रखोगे तो सिल्वर खुद रिएक्ट करेगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, उसका रिडक्शन भी हो सकता है। तो सिल्वर जो है वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। ग्रेफाइट, कार्बन एंड प्लेटिनम आर इनर्ट इलेक्ट्रोड। चलो देन नेक्स्ट 30 नंबर का एमसीक्यू, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या, तो इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, यानी रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे इंक्रीज होता है, ऐसा बोल रहा है। तो देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन आगे चला जाएगा कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। तो वहां पे इंक्रीज नहीं होगा,
तो वहां पे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे हम रिएक्शन में आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, यानी आपका रेट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो आपका आंसर आएगा डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड। नेक्स्ट आगे देखिए, तो हमारा ये जो है आंसर आएगा बी। आगे क्या एमसीक्यू में इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पे लिखा है इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, डिक्रीज ही होगा। देन लिखा है रिमेन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्टर का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा। ओके, चलो तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। टू टेक पार्ट इन रिएक्शन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड। कोई भी रिएक्शन में टेक पार्ट करना है रिएक्टेंट को, तो उसको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए। 11th के अंदर हम ये जो है 11th के अंदर टॉपिक में एक काइनेटिक एनर्जी के लिए एक वर्ड आता था कि जो मिनिमम रिक्वायर एनर्जी थी उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते थे। मगर यहाँ पे ये थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक के अंदर जो रिएक्शन करने के लिए पूरा टॉपिक दिया हुआ है, रिएक्शन के लिए जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर होनी चाहिए वो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। क्या एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा एक्टिवेशन एनर्जी। देन आगे लिखा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन का आपका एसआई यूनिट क्या है, तो आपको पहले तो रेट का फॉर्मूला मैं बता दूं। रेट का फॉर्मूला है हमारा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर, देन नीचे आएगा डेल्टा टी, ये हमारा फॉर्मूला है, माइनस में आता था। तो ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम, मोल पर लीटर, और डेल्टा टी के लिए हम यूज करते हैं सेकंड। अभी एसआई यूनिट में लीटर यूज नहीं कर सकते हैं, तो एसआई यूनिट में हम यूज क्या करते हैं, मीटर क्यूब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मीटर क्यूब। तो यहां पे आपको लीटर की जगह लिखना है मीटर क्यूब, और वो ऊपर आ जाएगा। तो हमारा देखो क्या बनेगा, एक तो मोल वैसे का वैसे आएगा, लीटर मीटर क्यूब बनेगा, ऊपर ले लो तो मीटर रेज़ टू -3। देन सेकंड भी है, तो सेकंड क्या आएगा, इनवर्स। तो आपका जो ये मोल मीटर रेज़ टू -3, सेकंड इनवर्स जो है बी, हमारा राइट आंसर होगा। ओके, देन 16 नंबर, व्हाट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी किसे बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टेक पार्ट करते हैं। तो आप देखो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन प्राइमरी रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो रहा है। तो यहाँ पे आपके कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे NO के कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल, O2 का कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, टोटल 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी रहेगी, 3। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी रहेगा 3 रहेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। देन नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन दैट नॉट इन्वॉल्व गैसेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन। रेट ऑफ रिएक्शन दैट नॉट इन्वॉल्व गैसेस इज नॉट डिपेंडेंट। क्या है क्वेश्चन, पहले ये समझो। आपका रेट ऑफ रिएक्शन, समझो आपके पास जो रिएक्शन है उसमें कोई गैसेस है ही नहीं, कोई गैस नहीं है, या तो लिक्विड है या तो सॉलिड है। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन में कोई गैसेस नहीं है, तो ये 4 फैक्टर दिए गए हैं कि कौन सा फैक्टर ऐसा होगा जिसके ऊपर आपका रेट डिपेंड नहीं रहेगा। तो देखो गैसेस के लिए सिर्फ ये चीज आती है, प्रेशर। लिक्विड एंड सॉलिड के ऊपर प्रेशर कोई इफेक्ट करता नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहां पे गैसेस है तो प्रेशर इफेक्ट करेगा, गैसेस नहीं है तो ये वाला फैक्टर जो है वो रेट के ऊपर कभी भी इफेक्ट करता नहीं है। तो हमारा आंसर आएगा ए, प्रेशर। देन नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, चलो 18, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यू है। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड सॉल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया है कि भाई कलरफुल क्यों दिखते हैं, क्योंकि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी कलर्ड इन सॉलिड स्टेट। तो कौन सा कंपाउंड आपका सॉलिड स्टेट में कलरफुल रहेगा। तो यहां पे हम देखेंगे किसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो देख लेंगे। यहां पे हमारा जो आंसर आने वाला है, मैं सीधे सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात करूंगा, हमारा आंसर ये आने वाला है। बाय सर, यहां पे आपको कॉपर जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन कंप्लीट आएगा, देन क्या आएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है आपको मालूम होना चाहिए
3d10 एंड 4s1 होता है। आर्गन कंप्लीट 3d10 4s1। यहां पे CuF2 में Cu+2 है, तो +2 का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा 4s में से, और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d में से। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा आपका 3d9 रहेगा, किसका Cu+2 का। CuF2 में Cu+2 है, तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन 3d9 है। 3d9 का मतलब होता है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, बाकी किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें +1 है, ये +2 है, यहाँ पे +1 है, किसी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ Cu+2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए CuF2 जो है वो कलरफुल है। तो ये हो गया हमारा 18 नंबर का एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, वो भी D&F से ही है। The magnetic moment is associated with its spin, angular momentum and orbital angular momentum. Spin only magnetic moment value Cr+3 है। Cr+3 का क्या आपका मैग्नेटिक मोमेंटम रहेगा वो फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो उसका आपको पहले तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। न्यू इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है n+2। n का मतलब होता है क्या, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो Cr का हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। Cr जो है 24 नंबर है, आपको मालूम होना चाहिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन कंप्लीट 3d5 4s1। Cr मुझे +3 बनाना है, तो +3 बनाना है, इसका मतलब 3 एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा 4s में से, देन 2 इलेक्ट्रॉन यहां निकलेंगे, तो हमारे पास 3d क्या रहेगा 3, यानी यहां पे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे 3 रखेंगे। तो हमारा आंसर जो 3 जब रखते हैं इसके अंदर 3 रखेंगे, 3+2 5 5 3 15 15 का आप स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा 3.87 बोहर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3.87 बोहर मैग्नेटॉन। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ti whose magnetic moment of 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। देखो 1.73 बोहर मैग्नेटॉन कब आएगा, जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। याद रखो पहले 1.73 3.87 कब आएगा, जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 1.73 आंसर तब आएगा जब आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होता है तब 1.73 आता है। तो हम Ti सबसे पहले देखेंगे। Ti जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो 22 है। यहाँ पे आर्गन कंप्लीट क्या आएगा वो समझ में आना चाहिए। आर्गन कंप्लीट देन 4s2 आएगा 20 एंड 3d में यहाँ पे 3d में भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2। तो जो Ti जो है वो 22 नंबर का उसका एटॉमिक नंबर है, बराबर। इसका कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन कंप्लीट 4s2 3d2। मुझे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे ये समझो। यहां से मुझे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। हमें 3d में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब रिमूव किया जाता है तब पहले 4s में से रिमूव होगा, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने पड़ेंगे। मुझे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से ही निकालना पड़ेगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहां रिमूव करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करने पड़ेंगे, यानी Ti जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा +3। तो मुझे यहाँ पे 3d1 बनाना है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना है, तभी मेरा आंसर 1.73 आएगा। तो यहाँ पे 3d1 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने हैं, तो +3 आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखेंगे 21। KMnO4 in alkaline medium changes to, KMnO4 को अल्कलाइन मीडियम में हम रखेंगे तो वो किसमें चेंज हो जाता है, वो क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है। तो आपको ये रिएक्शन जो है वो याद रखना पड़ेगा कि KMnO4 जो है अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, KMnO4 अल्कलाइन मीडियम के अंदर MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू में जाएंगे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयरन पायरोफोरिक एलॉय। पायरोफोरिक एलॉय, तो पायरोफोरिक एलॉय जो है, तो एलॉय का जो टॉपिक है D&F ब्लॉक में उसमें से लिया गया है। आपने पायरोफोरिक एलॉय के साथ एक नाम सुना हुआ था मिस मेटल। मिस मेटल है वो भी एक मिस मेटल क्या है, पायरोफोरिक एलॉय है, याद रखना। क्योंकि आप जब टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टेक्स्ट बुक में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि मिस मेटल में आयरन का परसेंटेज दिया हुआ है, मगर मिस मेटल खुद कौन है, पायरोफोरिक एलॉय है। तो वहां पे आपके पास यहाँ पे आयरन जो है उसका परसेंटेज कितना है, तो आप उसमें पढ़ोगे सीधा आपको आंसर मिल जाएगा उसके अंदर। उसमें आयरन का परसेंटेज होता है 5% होता है।
तो पायरोफोरिक एलॉय के अंदर आयरन 5% होता है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर CuCl6 इज इतना है, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ CuCl4 -2 कितना होगा। यहाँ पे देखो ये CuCl6 -4 है, ये CuCl4 -2 है, तो ये दोनों में पहले समझो कि क्या चीज है। देखो लिगेंड वही का वही है, सेंट्रल मेटल आयन भी वही का वही है, यहाँ पे भी CO जो है वहां पे भी कोबाल्ट है, तो ये कौन है, तो ये ऑक्टाहेड्रल है और ये टेट्राहेड्रल है, बस यही डिफरेंस है इसके अंदर। लिगेंड सेम, सेंट्रल मेटल आयन सेम है, मगर यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल है, ये आपका टेट्राहेड्रल है। तो आपको यहाँ पे जो CFT देखा था वो उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला देखा था, उसका यूज करना है कि डेल्टा T बराबर फॉर्मूला आता है 4/9 डेल्टा O। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी है। आप 16,000 सेंटीमीटर इनवर्स में रख दो, यहाँ पे वैल्यू रखना है 4/9, ऑक्टाहेड्रल का वैल्यू रख दो 16,000, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7111, यानी आपका आंसर आएगा C 7111। तो ये सीधा एक फॉर्मूला यूज करने से आपको सीधा मिल जाएगा, ठीक है, ओके, गेट इट। Then 24, the metal that is not prevalent in a biological system, कौन सी मेटल जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में नहीं यूज हो रही है। देखो सबसे पहले कोबाल्ट, हमारी बॉडी में विटामिन B12 है, तो विटामिन B12 किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देन Mg, प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल Mg का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देन हमारे अंदर जो हेमोग्लोबिन है वो हेमोग्लोबिन Fe का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, पर हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी Pt जो है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, हमारे या प्लांट के कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर नहीं है। तो ये बहुत इजी एमसीक्यू है, टेक्स्ट बुक से सीधा मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज कलरफुल तो इट डज नॉट पोसेस लॉन इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, उसके d ऑर्बिटल में लॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भी वो कलरफुल है। आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं सीधा बात करूंगा, यहाँ पे आपको मालूम है कि आप लैब में कई बार KMnO4 का यूज किया है, वो कलरफुल है। यहाँ पे चेक करेंगे Mn जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है +7, बराबर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंगनीज का पहले तो नंबर कौन सा है, 25 नंबर है, तो 20 है एटॉमिक नंबर 25, तो उसका जो आएगा 3d5:4:2 आर्गन कंप्लीट एंड 3d5:4:2 +7 होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर बचेगा क्या, सिर्फ +7 में इसके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या, Ar बचेगा, आर्गन बचेगा, ओनली आर्गन। ये 3d क्या हो जाएगा 0, 4s भी क्या हो जाएगा 0, यानी इसके पास कोई लोन पेयर है ही नहीं। तो ये मैंगनीज के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो भी आपको मालूम है KMnO4 जो है वो कलरफुल है, तो आपका आंसर आएगा B KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, ये आइसोमर्स के ऊपर पूरा डिपेंड है, तो आइसोमर्स आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। व्हाट इज आयोनाइज्ड आइसोमर, आयोनाइज्ड आइसोमर्स किसे बोलते हैं पहले ये समझ लो। आयोनाइज्ड आइसोमर का मतलब होता है आपका जो काउंटर आयन होता है, इसमें आयोनाइज्ड आइसोमर कब पॉसिबल है, जब आपका काउंटर आयन जो है, काउंटर आयन आपकी जो Cl2 Cl H2O NO2 ये काउंटर आयन है, आपका काउंटर आयन ऐसा होना चाहिए जो एज ए लिगेंड भी काम कर सकता है। और वो क्या करता है, आयोनाइज्ड आइसोमर के अंदर आपका जो काउंटर आयन है वो अंदर चला जाता है लिगेंड के तौर पे, और अंदर से एक लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करके बाहर ला देता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक लिगेंड है NO2 अंदर, और बाहर Cl2 आपका क्या है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे NO2 है, और बाहर यहाँ पे कौन लिखा हुआ है, Cl आपका काउंटर आयन है, बराबर। तो यहाँ पे देखो Cl क्या करेगा, ये काउंटर आयन लिगेंड बन जाएगा, NO2 जो है वो बाहर आ जाएगा और वो काउंटर आयन बन जाएगा, तो Cl लिगेंड बनेगा, NO2 काउंटर आयन बनेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, तो वो सोचो कि भाई Cl अंदर NO2 बाहर, तो Cl तो एक था अंदर और एक Cl अंदर चला जाएगा, यानी Cl2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा ये बी, आपका आंसर आएगा CrH2O4, एक Cl अंदर गया, Cl Cl Cl2 हो गया, NO2 काउंटर आयन बन गया। तो सर यहाँ पे
और भी एक हो सकता है, कैसे? हाँ तो ये देख लो, ये रहा सर डी वाला आंसर, CrH2O3। यहाँ पे H2O जो लिगेंड था वो बाहर आ गया और Cl उसकी जगह अंदर चला गया, तो Cl जो है H2O3 हो गया, ClNO2। मगर यहाँ पे मिस्टेक क्या किया कि दूसरा Cl जो अंदर ऐड किया वो लिखा हुआ नहीं है। मगर देखो H2O जब ऐड होता है तो उसको हाइड्रेट आइसोमर बोलते हैं, तो इसीलिए ये आंसर नहीं आएगा। हाइड्रेट आइसोमर होता तो उसके अंदर आ जाता। तो आयोनाइज्ड आइसोमर के अंदर Cl अंदर गया तो Cl2 और NO2 बाहर आ गया, तो ये आयोनाइज्ड आइसोमरिज्म बोलते हैं इसको। तो ये आपका एमसीक्यू हो गया 26 नंबर। देन 27, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर किसके लिए? MnCl6 -3 के लिए। तो यहाँ पे आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है और उसका शेप देखना है। तो CN6 है, इसका मतलब आपका शेप कौन सा होगा? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 होता है, Mn का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो पहले तो ये दो तो आएंगे, देखो इसमें स्क्वायर पाम है, इसमें टेट्राहेड्रल है। ये किसके लिए यूज होता है? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसके लिए यूज होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यानी ऑक्टाहेड्रल। तो या तो ए या तो सी में देखेंगे। अभी देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। चलो Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पे पैरिंग होगा। तो यहाँ पे मुझे बताओ पहले तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा रहेगा? तो यहाँ देखो -6 है कि -3 है, तो Mn जो है वो क्या रहेगा वो पता होना चाहिए। तो Mn यहाँ पे +3 रहेगा। तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखेंगे, +3 का मतलब ये होता है Mn +3। तो +3 है, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3d में इलेक्ट्रॉन रहेंगे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे। एक 3d में से जाएगा, Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 3d5 4s2, तो 4s से 3d में से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो अभी Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो पैरिंग होता है। तो चलो पैरिंग होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पैरिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो पैरिंग हो जाएगा, हमारे पास तो 3 ऑर्बिट खाली है, मगर यहाँ पे मुझे Cn6 अरेंज करने हैं। तो यहाँ पे यूज कितना होगा? 2d यूज होगा। d खाली है, इसका मतलब यहाँ पे sp3d2 तो आएगा ही नहीं, d2sp3 आएगा। क्या आएगा? d2sp3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारा रहेगा d2sp3। तो हमारा जो आंसर आएगा वो है ये कि भाई इट इज d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्टाहेड्रल। बराबर, हकीकत में ये थोड़ा अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो MnCl6 -4 लिखा हुआ होता तो ज्यादा अच्छा रहता, तो Mn +4 होता, तो +2 होता तो और एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे होता। तो शायद हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो इक्वेशन के अंदर। MnCl6 यहाँ पे -4 रहता तो शायद +2 के लिए ये हो जाता, पर +3 भी है तो भी हाइब्रिडाइजेशन यही पॉसिबल रहेगा, d2sp3 एंड ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पैरिंग हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखेंगे 28 नंबर का एमसीक्यू। ये भी बहुत इजी है। फॉर द फॉलोइंग I-Cl- इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी। न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए कौन सा ऑर्डर इसमें आपका रहेगा? कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी रहेगा? न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल खुद माइनस होते हैं, वो न्यूक्लियस के ऊपर क्या करते हैं? अटैक करते हैं, यानी कोई पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन होगा वो हमें बताना है। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे I- की रहेगी। साइज के ऊपर डिपेंड है, Br- देन Cl-। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा Cl-, Br- एंड I-। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऐसे आपका देखेंगे कि भाई ये ऑर्डर में देखने मिलेगा हमें। चलो देन आगे नेक्स्ट है 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ Cl3CHOH into COOH which are optically active are called। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये चैप्टर नंबर हमारा जो 6 है, हेलो अल्केन हेलो अरीन। तो इसका है ऑप्टिकली एक्टिव है ये। कैसे? देखो पहले तो हमारा सेंट्रल एटम ये रहेगा, ये कार्बन। तो देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सी के साथ जुड़ा हुआ कौन है? एक तो H जुड़ा हुआ है, एक तरफ एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक तरफ OH है और एक तरफ हम COOH भी बोल सकते हैं इसको। तो ये सब जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यहाँ पे आपको इसका मिरर इमेज देखोगे तो ये भी मिल सकता है OH CH3। यहाँ पे आप COOH लेके भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने ये लिखा हुआ है, आप वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है।
एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इनएंशियोमर्स। क्या बोलते हैं? इनएंशियोमर्स बोलते हैं। यानी ये आपका हो गया मतलब टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर, दो पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर है इसके, विच आर ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये दोनों अपने क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, तो इसको इनएंशियोमर हम बोलते हैं। वो हम पढ़ चुके हैं वो चैप्टर के अंदर। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर थ्रू SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के अंदर कौन फास्टर काम करेगा, ये सब के अंदर। तो देखो सबसे पहले ये तो नॉर्मल प्राइमरी दिया हुआ है, ये प्राइमर। तो फिर ये दिया हुआ है आपका जो यहाँ पे आपको दिया गया है कि Cl के साथ सीधा Ca जुड़ा है, विनाइल दिया हुआ है, ये विनाइल क्लोराइड है, विनाइलिक है। देन ये एराइल है, एराइल हैलाइड है, ये दिया हुआ है एलाइलिक। तो हम पढ़ चुके हैं कि SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, वो भी हमने देखा है। तो आपको मालूम है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है कार्बोकैटायन के हिसाब से देखेंगे तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। प्राइमरी तो सबसे कम रिएक्टिव होता है, बराबर, ये तो सबसे कम रिएक्टिव है। देन हमने ये भी देखा इसके अंदर देखो कोई रिजोनेंस के ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, तो इसके अंदर भी रिजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो इसमें भी कुछ नहीं होगा। अभी ये रहा एराइल और ये रहा एलाइल, तो इसके अंदर आपका पढ़ना आ चुका है कि भाई which of the following will react faster through SN1 mechanism। यहां पे बेंजाइलिक हैलाइड होता, कौन सा हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड होता, तो उसके अंदर आपको रिजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा मिलते, तो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा रहता। बेंजाइलिक हैलाइड है तो, बट ये बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है, याद रखो। इसमें यही मिस्टेक करते हैं बच्चे, ये आंसर लिख के आ जाते हैं। हकीकत में इसमें आंसर क्या आएगा, ए आएगा, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ज्यादा रिएक्टिव है आपका बेंजाइलिक हैलाइड, बट यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो है एलाइलिक हैलाइड, यानी हमारा आंसर आएगा ए, बराबर। तो ये आप पढ़ोगे, आप बुक के अंदर लिखा हुआ ही है एलाइलिक, इसके अंदर दो रिजोनेंस स्ट्रक्चर मिलते हैं और इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा रहेगा इसका। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल इजी, ये आपका मैं बोल सकता हूँ कि ये एक एस्ट्रिफिकेशन है ये। तो इसमें तो हम सीधा रिएक्शन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन में क्या होगा। देखो ये दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है, आपके पास CH3OH एंड CC5COOH है, तो यहाँ पे सीधा रिएक्शन होगा, यहां से निकलेगा आपका OH। चलो तो बचेगा क्या आपके पास, C6H5CO, ये बच गया। यहां से निकलेगा H, तो H और OH मिलके H2 बना देंगे, तो ये H2 बन गया। देन यहां से कहां से जुटा, OCH3, तो यहां पे जोड़ देंगे हम OCH3, तो ये आपका जो बना है वो कौन है, तो ये आपका मिथाइल और ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर C डबल हो तो ये बेंजोएट है, यानी आपका आंसर आएगा मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल और ये है आपका बेंजोएट, तो मिथाइल बेंजोएट आपका आंसर है 31 नंबर के एमसीक्यू का। देन 32 नंबर देखेंगे, ये भी बहुत इजी है, बिल्कुल बुक से लिया हुआ है। बीच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन अल्कोहल, तो डिहाइड्रेशन अल्कोहल का करना है तो आप सीधा यूज कर। अच्छा सर इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो मैं बताऊं, पहले आंसर भी बता देता हूं। इसमें से आंसर आएगा ये वाला, जनरली बच्चे क्या करके आते हैं 85% सल्फ्यूरिक एसिड करके आते हैं। हकीकत में आपको अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करना है तो क्या क्या यूज कर सकते हो, तो एक तो बुक में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है 85% फास्फोरिक एसिड। दूसरा यूज कर सकते हो एनहाइड्रस ZnCl2, तो एनहाइड्रस ZnCl2 तो है ही नहीं, 85% फास्फोरिक एसिड है। थर्ड इसमें नाम लिखा हुआ है कॉन्संट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेशन उसमें पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोला है, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 बोला है, तो 85% सल्फ्यूरिक एसिड नहीं क्यों आएगा। हाँ कॉन्संट्रेटेड H2SO4 होता, सल्फ्यूरिक एसिड होता तो वो आंसर लिख सकते थे, मगर यहाँ पे पर्टिकुलर दिया हुआ है 85% फास्फोरिक एसिड, जो बुक के अंदर भी हमारे दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे एमसीक्यू। अच्छा ये भी आपने एकदम इजी एग्जांपल है, हम इसका यूज भी कर चुके हैं यहाँ पे रिएक्शन के अंदर। तो ये जो रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपको बता दूं पहले क्यूमीन बनेगा। तो क्यूमीन का रिएक्शन कहाँ पे आता है वो आपको मालूम है, हम क्या बनाने के लिए यूज करते हैं वो आपको मालूम है। तो ये दोनों में से रिएक्शन होके क्यूमीन बनता है। कैसे देखो, ये आपका बेंजीन रिंग है,
उसके ऊपर ये पूरा जाएगा, यानी यहाँ पे CH एक तरफ है, यहाँ पे बनेगा आपका CH3 और यहाँ पे बनेगा आपका CH3। ये जो बना है उसको हम बोलते हैं क्यूमीन, बराबर। तो ये रिएक्शन जो है वो होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी इसे बोलते हैं। तो ये रिएक्शन क्यूमीन वाला रिएक्शन आपने देखा हुआ है, तो उसमें क्यूमीन कैसे बनता है वो दिखाया हुआ है मैंने, ये क्यूमीन ऐसे बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। अरे बहुत एकदम बुक का है। तो सैलिसिलिक एसिड फिनॉल में से बनाते हैं तो उसको क्या बोलते थे, अंदर बुक में नाम दिया है कॉल्बे, बोलते हैं कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। तो कॉल्बे के ऊपर से तुरंत पता चल जाता है कि फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो कॉल्बे रिएक्शन हमारे अंदर नाम दिया है। तो पूरा नाम है कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन इसका नाम है। तो ये भी बुक का ही है एमसीक्यू। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय व्हिच प्रोसेस। तो आपको मालूम है कि हमारी बुक के अंदर जो रिएक्शन दिए गए हैं उसमें नहीं वुड्स रिएक्शन आता है, नहीं ग्रीगरान आता है, नहीं एथेरिफिकेशन आता है। हमारे लिए आंसर क्या आएगा, विलियमसन रिएक्शन। विलियमसन रिएक्शन से आप सिंपल यानी सिमेट्रिक एंड मिक्स यानी असिमेट्रिक दोनों टाइप के ईथर आप बना सकते हो विलियमसन रिएक्शन से। तो ये भी बिल्कुल इजी आपका एमसीक्यू है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। देखो सब कीटोन है, तो सर ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, जिसमें हिंड्रस कम होगा। चलो सबके फॉर्मूला देखो एक बार। इसमें पेंटेन 1 ऑन का मतलब होता है CH3 CH2। पेंटेन 1 ऑन के लिए तो आपको CH2 हकीकत में पेंटेन 1 ऑन नहीं होना चाहिए, 2 ऑन होना चाहिए, बराबर। यानी यहाँ पे आपका आना चाहिए CO और यहाँ पे आना चाहिए CH3। तो 1 2 3 4 5। तो देखो इसमें आपके पास एक बड़ा सा ग्रुप है प्रोपाइल ग्रुप और इस तरफ इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे जब वाटर के अंदर सॉल्युबल होना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सब नॉन पोलर पार्ट है, तो ये वाटर से दूर भागते हैं। तो वाटर से दूर भागेंगे तो ये आपको मालूम है कि सॉल्युबिलिटी में ये बहुत बड़ा पार्ट है ये। तो ये जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। कौन से पार्ट है, हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर से दूर भागते हैं। तो ये जो है वो हाइड्रोफोबिक है, इसका मतलब वाटर से दूर भागेंगे, इसका सॉल्युबिलिटी कम रहेगा। ब्यूटेनॉन की बात करें तो ब्यूटेनॉन CH3 CO CH2 CH3। इसमें भी देखो ये 2 कार्बन का एक ग्रुप है, ये भी हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, 2 हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। 3 पेंटेनॉन, तो 3 पेंटेनॉन में भी हमारा जो रहेगा CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो यहाँ पे 2 बड़े ग्रुप ये रहेंगे, दोनों साइड इथाइल इथाइल। अभी बाकी रहा मेरे पास एक प्रोपेनॉन बाकी रह गया है। प्रोपेनॉन का फॉर्मूला देखेंगे CH3 CO CH3। तो देखो सबसे छोटे जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट सिर्फ प्रोपेनॉन में है। इसमें एक तरफ प्रोपाइल है, एक तरफ मिथाइल था, ये दोनों तरफ इथाइल इथाइल बड़े ग्रुप। यहाँ पे एक मिथाइल है बट एक मिथाइल है, यानी बड़ा सबसे स्मॉल ग्रुप जो है हाइड्रोफोबिक ग्रुप वो सिर्फ प्रोपेनॉन में है। तो इन सब में सबसे कम सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगी वो इसमें रहेगी, उसमें हिंड्रेंस कम रहेगा, छोटे ग्रुप है। बाकी सब में बड़े बड़े ग्रुप है तो सॉल्युबिलिटी उसकी कम रहेगी। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी प्रोपेनॉन की रहेगी, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, सॉरी हो गया। Which is two proper ascending order of nucleophilic substitution reaction? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बस सेम चीज यहाँ पे, जिसमें हिंड्रेंस कम रहेगा, जिसमें हिंड्रेंस कम रहेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसमें हिंड्रेंस कम रहने वाला है, सबसे छोटा होगा उसमें हिंड्रेंस कम रहेगा। तो देखो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, सबसे कम रहेगा इथेनॉल में, इथेनॉल में सबसे कम हिंड्रेंस रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे 2 कार्बन है एंड CH3 CH रहेगा, तो यहाँ पे आपका सबसे कम हिंड्रेंस रहेगा, तो इसलिए इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आएगा। प्रोपेनॉल, प्रोपिनॉल है सॉरी, प्रोपेनॉल में देखेंगे Pr और Pn, प्रोपेन प्लस आल, इथेन प्लस आल है, तो प्रोपेन प्लस आल में देखेंगे CH3 CH2 CHO, देन
प्रोपेनॉन CH3CO CH3। देन हम देखेंगे ब्यूटेनॉन, उसमें तो दिख ही रहा है कि बड़ा ग्रुप है सबसे ज्यादा CH3। यहाँ पे रहेगा इथेनॉल भी हो सकता है शायद, या मिस्टेक भी हो सकता है, इथेनॉल ले लेते हैं CH3CHO। तो सबसे कम हिंड्रेंस किसमें रहने वाला है, इसमें। तो रिएक्टिविटी इसका सबसे ज्यादा आएगा, तो 1 नंबर का रिएक्टिविटी ये रहा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी। सेकंड का उससे थोड़ा कम रहेगा, थर्ड का उससे कम रहेगा, और फोर्थ का सबसे कम रिएक्टिविटी रहेगा। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगा, तब यहाँ पे आपका रिएक्टिविटी वाला जो आंसर है उसमें सी आएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 1, उसके बाद 2, 3 एंड 4, यही ऑर्डर में आपका रिएक्टिविटी रहेगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, फेलिंग ए एंड बी, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी कौन है? तो ये तो बिल्कुल इजी है। फेलिंग ए यानी आपका सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, तो CuSO4 का सॉल्यूशन, सब में CuSO4 दिया हुआ है, मगर फेलिंग बी क्या है? तो फेलिंग बी जो है वो है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका दूसरा नाम भी आप याद रखो, रॉसेल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, रॉसेल सॉल्ट। तो आपका जो आंसर है वो रहेगा आपका बी, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे रॉसेल सॉल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू, Which of the following reagent is used to differentiate between carboxylic acid and phenol? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल को आपको अलग करना है, आपको इनका टेस्ट करना है कि भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि फिनॉल है, वो आपको जानना है। तो आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे यहाँ पे? तो देखो इसमें भी आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे यूज होता है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर डालेंगे तो तुरंत ही एफरवेंसेस मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। किसके एफरवेंसेस? कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो फिनॉल के अंदर NaCO3 जब हम वहां पे डालेंगे तो कोई एफरवेंसेस मिलते नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू में जाएंगे। Which of the following bond processing compound are known as carbonyl compound? सबसे पूरे जितने एमसीक्यू अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें सबसे इजीएस्ट एमसीक्यू ये है। कार्बोनिल का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, ए आएगा हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट, Which reaction do not gives aniline? तो एनिलीन कौन सा रिएक्शन नहीं देता है? तो हमने अमाइन चैप्टर जो पढ़ा हुआ है इसके अंदर एनिलीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे हैं, उसमें 2 रिएक्शन नहीं आते हैं। तो कौन से 2 नहीं आते हैं? फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फिडेल-क्राफ्ट असाइलेशन। ये दोनों रिएक्शन एनिलीन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है वो रीजन भी उसके अंदर लिखा हुआ है, यानी ए एंड बी। हमारा आंसर आएगा सी, ए एंड बी बोथ रिएक्शन जो है एनिलीन देता नहीं है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू में जाएंगे। फॉर प्रोडक्शन ऑफ Which of the following, एक मिनट, हाँ, for production of which of the following Gabriel Thalamide synthesis, Gabriel Thalamide synthesis क्या बनाने के लिए यूज होता है, किसको सिंथेसाइज करने के लिए यूज होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए गैब्रियल थैलेमाइड जो है वो यूज कहां पे होता है? तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनाने के लिए यूज होता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। तो वो भी एक थियरी में सीधा पढ़ सकते हो, 42 नंबर का जो एमसीक्यू है वो। देन नेक्स्ट एमसीक्यू 43 नंबर एमसीक्यू है हमारा, तो देखते हैं वो। एक रिएक्शन दिया हुआ है, पूरा सीरीज दिया हुआ है, उसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी? तो आपका जो ए मिलने वाला है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगा, तो सबसे पहले मिलेगा आपको C2H5OH। देन PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे मिलेगा C2H5Cl। एंड देन NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे, आपको मिलेगा C2H5NH2। यानी यहाँ पे हमारा आंसर आएगा इथेनेमाइन बराबर इथाइल अमाइन, यानी आंसर आएगा हमारा बी। ठीक है, तो C2H5 इथाइल, NH2 का मतलब होता है अमाइन, तो यहाँ पे हमारा आंसर इथाइल अमाइन आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अल्केनाइन। तो देखो ये तो पूरे बुक का ही बिल्कुल लिया हुआ है। बेसिसिटी सबसे ज्यादा आती है प्राइमरी अमाइन की, सेकेंडरी अमाइन है टर्सरी अमाइन की। देन इथेनेमाइन ऑन रिएक्शन ऑफ नाइट्रस, इथेनेमाइन का मतलब होता है C2H5NH2।
इसको जब हम नाइट्रस एसिड के साथ यानी HNO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सीधा आपको मिल जाएगा C2H5OH प्लस यहां से N2 रिलीज होगा प्लस रिलीज होगा वाटर। तो ये तीन चीजें हमें मिलती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बी आएगा आंसर। देन एमोलोलिसिस रिएक्शन में कितना टेम्परेचर लेना है, तो वो भी बुक में दिया हुआ है कि एमोलोलिसिस में हमें टेम्परेचर लेना है 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस आपको लेना है। 47 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटीन। इसमें प्रोटीन कौन नहीं है, देखो हेयर में प्रोटीन है केराटिन, सिल्क जो है वो कॉटन है उसमें भी आपका सेल्यूलोज है, नेल्स के अंदर भी केराटिन है, डीएनए जो है उसके अंदर प्रोटीन नहीं है वो न्यूक्लिक एसिड है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे डीएनए। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे आपके पास पॉलीमर कौन सा है, ये आपका क्या है, तो आपको मालूम है सुक्रोज यानी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज है, सिर्फ दो चीज, माल्टोज भी वही है, लैक्टोज भी वही है, तो वो सब जो है उसमें पॉलीमर कौन है, तो सेल्यूलोज के अंदर ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आए हुए हैं यानी मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका रहेगा, सेल्यूलोज का रहेगा क्योंकि वो पॉलीमर है। द ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड टू सैकरिक एसिड, तो ग्लूकोज जो है वो सैकरिक एसिड में कन्वर्ट होता है प्रेजेंस ऑफ HNO3। ये कौन सा टेस्ट था, वो किसके लिए टेस्ट यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं ये टेस्ट जो है वो प्राइमरी अल्कोहल इसके अंदर प्रेजेंट है वो यूज करते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए। तो आप ग्लूकोज का जो टेस्ट है वो टेस्ट के अंदर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल को प्रूव करते थे सैकरिक एसिड बना के। चलो अभी लास्ट एमसीक्यू हम देखेंगे, व्हिच लिंकेज इज प्रेजेंट इन डाइसैकेराइड। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब के अंदर कौन सा लिंकेज आता था, तो हमारा लिंकेज आता था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये भी बिल्कुल इजी एमसीक्यू है। तो यहाँ पे हमारा पूरा ये जो पेपर था वो यहाँ कंप्लीट हो चुका। ओके बाय।